चलिए, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम सेंट्रल एशिया को कंप्लीट कर देंगे और हमारा एक बड़ा रिल्म कंप्लीट हो जाएगा, द रिल्म ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। शिवाली, बड़ी नींद से लड़ना है हमने। शिवाली की नींदें, आंखें जाने ही वाली जैसी नींद में बड़ी मुश्किल से जो अभी लड़ाई लड़ी उसने 2 सेकंड, ये लड़ाई ही असली इंद्रियों की लड़ाई थी। और मैं एकदम बीच में इंटरवीन हुआ कि आत्मन इंद्रियों पर जीत जाए। ऐसे लगा जैसे अब जोत जाने ही वाली, तो मैंने पकड़ी, जागो, ओके जागो, बस झेलो मुझे, कुछ देर और झेल लो। इतना झेल लिया, इतना पाल लिया मुझे, कुछ समा और, कुछ दिन मौज के और दे दो, और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, है कि नहीं। चलो आओ, तो आज हम एक बड़ा रिल्म कंप्लीट करेंगे, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। और हम सेंट्रल एशिया को कंप्लीट करने की तरफ आज जा रहे हैं, जिसमें अब हम आगे बढ़ेंगे तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसमें हम पॉलिटिक्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इन अफगानिस्तान पढ़ेंगे, वहाँ पर 2004 के लोकतांत्रिक ढंग से लड़े गए चुनावों को पढ़ेंगे, हामिद करजाई का चुनाव, क्यों अफगानिस्तान ऐसा है जैसा वो है, क्यों वहाँ पर एक सेंस ऑफ नेशनलाइजेशन यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ पीपल हो पाना बहुत कठिन है। मतलब बेअंत मुद्दों का हल कर तो हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी ही रहे हैं, लेकिन वो तो एक सिर्फ बहाना है। कर तो हम तमाम दुनिया भर की ज्योग्राफी के फीचर्स रहे हैं, हम इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक, कल्चर पढ़ रहे हैं। कर तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस ही रहे हैं, और कर रहे हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए उसी कवायद में हम पढ़ते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान नाम से ही पता है कि ये जो रीजन है, यहाँ पर एथनिक इन्फ्लुएंस जो है वो तुर्कों का है। तुर्की कनेक्टिविटी यहाँ से एस्टेब्लिश होती है। ओके, तुर्कमेनिस्तान पढ़ाया नहीं जा सकता अगर मैं पहले आपको नक्शा ना दिखा दूं। फैक्ट के रूप में एक फैक्ट बता देता हूं कि ईरान, रशिया, ईरान, यूएस के बाद चौथा लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के तुर्कमेनिस्तान के पास। चौथे नंबर पर लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, 4th नंबर आफ्टर द रशिया, ईरान एंड द यूएस। समझ लीजिए फिर कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का क्या इंटरेस्ट होगा तुर्कमेनिस्तान में। समझ लीजिए फिर कैपिटलिज्म, कोलोनियलिज्म, यानी कि जो आज के डेट का नया नियो कोलोनियलिज्म है, उसका क्या वर्चस्व होगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं वहाँ की करप्ट इकोनॉमी में, वहाँ की करप्ट पॉलिटिक्स में, इसलिए हमने आपको ये बताया। चलिए मैं आपको पहले तुर्कमेनिस्तान नक्शे पर दिखा दूँ ताकि कोई समस्या ना आए। नक्शे भी कौन से सहज मिल जाते हैं। अरे मैप कहाँ गया, चलिए सो दिस वन इज द तुर्कमेनिस्तान। ओके, तुर्कमेनिस्तान, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ यहाँ पर कि ये जो रिवर है अमू दरिया, ये तुर्कमेनिस्तान से होकर के ऊपर की ओर जा रही है और ये अरल सी में मिल जाएगी जाके उज़्बेकिस्तान में। तो अमू दरिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुर्कमेनिस्तान में, क्योंकि अमू दरिया से ही एक कनाल काटी जाती है जो लगभग 700 मील लंबी है, और वो तुर्कमेनिस्तान में कॉटन कल्टीवेशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो अमू दरिया रिवर का रोल है। अमू दरिया नदी जो है वो और ईस्टवर्ड पामेर पर्वतों से ओरिजिन होती है, वो पर्वत जिन्हें हम ताजिकिस्तान में पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा ये हमने पहले तो ये सारा ऑब्जर्व कर लिया। कैस्पियन सी इसके वेस्ट पे है तुर्कमेनिस्तान के, तो तुर्कमेनिस्तान का वेस्ट क्या है, द कैस्पियन सी, और तुर्कमेनिस्तान का यहाँ पर ईस्ट क्या है, अफगानिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के नॉर्थ में है उज़्बेकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के दक्षिण में यहाँ पर ईरान। तो ईरान, अफगानिस्तान के पर्वत तुर्कमेनिस्तान के दक्षिणी छोर पर हैं और लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं। ओके, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बाउंड्रीज यहाँ पर डिफाइन हो गई। तुर्कमेनिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 80%
डेजर्ट से कवर्ड है। और वो कौन सा डेजर्ट होगा? कल के लेक्चर में हमने एक डेजर्ट पढ़ा था, उसका नाम क्या था? क्या? कुम कैम गोम, सब कोई नाम नहीं सही बता रहा, सब कुछ कुछ कर रहा है। कुम कम कम है, केजिलकुम। हाँ, तो अब बताया कहीं जा करके नाम केजिलकुम। और कौन सा मुल्क था उसके कॉन्टेक्स्ट में? उज्बेकिस्तान। ये बोलने का स्टाइल देखिए, उज्बेकिस्तान, उज भी नहीं बोला। ओके, उज्बेकिस्तान में लोकेटेड था केजिलकुम, जिसका रीजन एक्सटेंड होके साउदर्न कजाकिस्तान में भी जाता था। उज्बेकिस्तान के लगभग सेंटर में ही था ये केजिलकुम। लेकिन दूसरा डेजर्ट है काराकुम। काराकुम। अब काजिलकुम, काराकुम, ये कुम से क्या पता लग रहा है कि ये डेजर्ट्स हैं। ओके, काराकुम माने द ब्लैक सैंड, द ब्लैक डेजर्ट। ओके, सैंड इतनी कंसंट्रेट हो जाती है वहाँ पर। काराकुम डेजर्ट डोमिनेट करता है तुर्कमेनिस्तान को। इतनी बात समझ में आई? हमने फिजिकल फीचर के रूप में देखा कि आमू दरिया नदी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें हो गई। आमू दरिया नदी के ही कारण यहाँ पर क्या हो पाता है? कॉटन कल्टीवेशन, और इसी की वजह से यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। तुर्कमेनिस्तान के अब कुछ नक्शे देखिए जिसके बाद आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। आइए इस नक्शे को देखिए। तो ये नक्शा आपको, ये जितना येलो रीजन नज़र आ रहा है सारा का सारा, सेंटर में आपको लिखा नज़र आ रहा है कि ये काराकुम है। ओके, तो लगभग 80% रीजन जो है वो काराकुम डेजर्ट ने कवर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आमू दरिया नदी है, उसमें से आप देख सकते हैं ये कनाल निकाली हुई है क्योंकि काराकुम डेजर्ट से होके जा रही है, नाम रखा हुआ है काराकुम कनाल। ओके, उसमें महत्वपूर्ण शहर आप नोटिस करिए, यहाँ पर एक शहर आ रहा है, दिस इज़ मर्व। मर्व सिटी आपने बहुत सुनी होगी। इतनी बात क्लियर हुई? और फिर ये जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, दिस रेड लाइन, ये लाइन इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए शहर है अशगाबाद। अशगाबाद जो कि अगर मैं बात करूँ सेंट्रल एशिया की राजधानियों की, तो अशगाबाद इनमें से सबसे यंग माना जा सकता है। किस सेंस में कि 1818 में अशगाबाद एक गांव ही था, एक विलेज ही था, लेकिन फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में विकसित हुआ और धीरे धीरे फिर राजधानी का रूप ले गया। तो ज़्यादातर ये अशगाबाद एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी होने के कारण ये कैपिटल हो गई। और ये जो लाइन दिख रही है ये ट्रांस कैस्पियन रेलवे पर फॉल करती है। ट्रांस कैस्पियन रेलवे लाइन पर फॉल करती है अशगाबाद। इतनी बात समझ में आई? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, जो कि कुछ समय पहले तक एक गांव ही हुआ करता था, जो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस के कारण राजधानी में बदल गया। इतनी बात स्पष्ट हो गई? तो यही मैप इंपॉर्टेंट था। इसके उत्तरी दिशा में हमने देख ही लिया है कि आमू दरिया नदी आती है। एक मैप और मैं आपके लिए लेकर के आया था ताकि आपको बहुत सुंदर तरीके से बात क्लियर हो जाए। इस मैप में देखिए सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा है। ये यहाँ पर बिल्कुल साफ देखिए नज़र आ रही है आमू दरिया नदी। यहाँ पर देखिए कितनी साफ नज़र आ रही है ये काराकुम कनाल। ये काराकुम कनाल देखिए यहाँ से गुज़र रही है और देखिए धीरे 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 अशगाबाद और ऊपर केज़ल अरवात, ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये सारा रीजन डोमिनेटेड बाय द काराकुम डेजर्ट है। बस इतना ही नक्शा था, इसके अलावा कोई नक्शा नहीं है। देखिए तुर्कमेनिस्तान नेचुरली एक मुस्लिम कंट्री है, सुन्नी डोमिनेंस है वहाँ पर, सुन्नी सेक्टर का डोमिनेंस है। 1991 तक यूएसएसआर के अंडर हुआ करता था। यूएसएसआर से फ्री होने के बाद तुर्कमेनिस्तान ने खुद को डेमोक्रेटिकली डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ निकल कर के आई। एक व्यक्ति हैं, मैं उनका आपको नाम बता देता हूँ। वैसे उन्हें जिस नाम से अधिकतर बुलाया जाता था दैट इज़ तुर्कमान बाशी। तुर्कमान बाशी, वो खुद को तुर्कमान बाशी के रूप में बुलाया करते थे। नाम था सपरमुरत नियाज़ोव। सपरमुरत नियाज़ोव। ये सपरमुरत नियाज़ोव फाइनली 2006 में इनका देहांत होगा। क्या किया इन्होंने 1991 के बाद?
इन्होंने पर्सनैलिटी कल्ट को नर्चर किया, यानी कि इन्होंने एक अथॉरिटेरियन रूल किया और उस अथॉरिटेरियन रूल के दौरान इनकी कोशिश रही कि ये अपने मुल्क को और अपनी शख्सियत को एक ही बना के प्रोजेक्ट कर दें कि जो इनकी सोच है, जो इनके विचार हैं, वही तुर्कमेनिस्तान है, और जो भी तुर्कमेनिस्तान में हो रहा है वो सही है क्योंकि वो ये चाहते हैं। मतलब राष्ट्र, एक राज्य, एक व्यक्ति ही हो जाए, ऐसे प्रयास होते हैं जब हम पर्सनैलिटी कल्ट को नर्चर करते हैं, जब हम इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करना चाहते हैं। एक समा हुआ करता था जब इंडिया में एक बात कही जाती थी कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, ऐसा कहते थे लोग। बहुत बहुत बड़ी बात है ये, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। भारत इंदिरा ही है, इंदिरा भारत ही है। ये आपके निजी स्तर पर ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, ये निजी पर्सनली ये ठीक है कि आप इतना समर्पित हैं अपने मुल्क को, आप इतने ज़्यादा डिवोटेड हैं अपनी कंट्री को, तब ये बात बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं अपने आप के बारे में अपने लेवल पर, अपने स्तर पर। लेकिन अगर जो व्यक्ति किसी पोजीशन पर है, जिस पोजीशन के पास ये पावर है कि वो रूल रेगुलेशन बना के उन्हें ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करे, वहाँ पर उन रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज़ के बेस में जो प्रोसीजर, जो प्रिंसिपल्स, जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो विल होनी चाहिए वो जनता की होनी चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट उसका एजेंडा होना चाहिए, और वो हारमोनियस हो, वो किसी एक सेक्ट को लाभ पहुंचाता ना हो, और वो किसी तरह के किसी भी ग्रुप के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करता हो। इतनी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए लंबे समय के बेस्ट ऑफ द माइंड के द्वारा जनता के साथ विचार विमर्श करके ही कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जिनमें से डॉक्यूमेंट एक संविधान है। तो किसी भी नीति के अंदर जो उसकी विजडम होनी चाहिए, जो उसे बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, जो उसके नतीजे निकलने चाहिए, वो उस दस्तावेज के अनुरूप होने चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप, ना कि किसी एक व्यक्ति की सोच के अनुरूप। क्योंकि हम ये इंश्योर नहीं कर सकते फिर कि उस व्यक्ति की जो इच्छा थी वो ऑल इनकम्पैसिंग होगी, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगी, वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होगी, वो ऑलवेज हारमोनियस होगी, वो जनता ही के हित में होगी। हो सकता है कि किसी भी एक व्यक्ति की दृष्टि किसी एक पहलू को लेकर के, किसी एक वर्ग को लेकर के, किसी एक पक्ष को लेकर के कम हो, कमज़ोर हो, और नीतियों में ऐसी कमज़ोरियों का स्थान नहीं होता, जानते बूझते हुए नहीं होता। तो इसलिए पर्सनैलिटी कल्ट जो होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो हमने बनाई होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन इंस्टीट्यूशंस का काम और कुछ नहीं होता। इन इंस्टीट्यूशंस का काम होता है एंश्योर करना, सेफगार्ड करना, इम्प्लीमेंट करना, फॉर्मुलेट करना, उन सब नीतियों को, उन सब पॉलिसीज़ को जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और देश की जो अवधारणा आपने ले रखी है, आपने जिस तरह का देश बना रखा है, वो जिन सिद्धांतों पर बना है उन सिद्धांतों के अनुरूप हो। ओके, उसके लिए, इन सब के लिए, इंश्योर, सेफगार्ड, इम्प्लीमेंट, फॉर्मुलेट करने के लिए आपके पास इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिन्हें मैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कह रहा हूँ। आपको डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन रिसीव करना पड़ता है, आपको विरोध सुनना पड़ता है, आपको अपनी बात जनता के सामने रखनी पड़ती है,
जनता को मौका देना पड़ता है कि वो आपकी बात की स्क्रूटिनी करे, उसमें जो भी कमियां हैं वो उजागर करें, आप उसमें सुधार करें। इसके लिए आपको कितना टॉलरेंट होना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी ईगो को कितना सप्रेस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कितना जनतक होना पड़ेगा, पर्सनल से बाहर आकर के पब्लिक होना पड़ेगा। और ये एक पावर से लबरेज, ताकत से भरा हुआ दिमाग कभी नहीं चाहता है। ताकत से भरा दिमाग एक आम से पत्रकार की बात को जवाब देना नहीं चाहेगा। वो ये मानने समझेगा कि तू है कौन बे, हैं भाई, मैं लश्कर देखा पीछे, किधर से कौन खादी पहन के किधर चला आ रहा है, तुझे क्यों जवाब दें। बात यहाँ पर ये नहीं है कि सामने कितना मालदार आदमी या कितने ओहदे वाला व्यक्ति खड़ा है, बात यह है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि वह सही में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो जनता की आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि वह सही में वो भूमिका निभा रहा है जो इंस्टीट्यूशंस ने उसके लिए और आपके लिए डिसाइड की हैं, तो फिर आपका आंसर देना बनता है। फिर वो इस बात पर तय नहीं होता कि वो कौन है, किस बैकग्राउंड से है, वो क्या पहन के खड़ा है इस समय और वो किस चैनल से है। लेकिन पर्सनैलिटी कल्ट के कल्चर में नर्चर्ड एक आदमी ये चीज़ें नहीं स्वीकारता। लोकतंत्र हार जाता है, मर जाता है। रिफॉर्म्स वो नहीं हो पाते जो समस्त जन का कल्याण करें। आई बात समझ में? अक्सर उन ग्रुप्स का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है जो ग्रुप्स इस व्यक्ति के समर्थन में ना हो, उन पर एट्रॉसिटीज़ कमिट होती हैं, आवाज़ों को दबाया जाता है, अधिकारों को घटाया जाता है, इस व्यक्ति से जुड़े विचारों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाने लगता है, इसी का गुणगान होने लगता है, महिमा मंडन होने लग जाता है। और ऐसा इस व्यक्ति सुपरमूरत नियाज़ोव ने भी किया। इसकी एक किताब थी जिसे कहा जाता था द बुक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इसका नाम था रूहनामा। वो मैंडेटरी थी एज ए सिलेबस सारे स्कूलों में पढ़ानी। सारे बच्चे बैठ के सुपरमूरत नियाज़ोव की रूहनामा पढ़ा करते थे। सारे हफ्ते के दिन, सारे महीनों के नाम इसने अपने और अपने परिवार के नामों पर रख दिए। नाम बदल दिए, सारे हफ्ते के नाम बदल दिए, हफ्ते में जो दिन होते हैं उनके नाम बदल दिए, महीनों के नाम बदल दिए। करेंसियों पर इसकी फ़ोटो हो गई, हर चौक चौराहे पर इसके बुत लग गए, हर जगह इसके और इसके परिवार से जुड़े होर्डिंग चिप गए। मतलब जो है सो यही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो बड़े रूप में पर्सनैलिटी कल्ट को नर्चर किया। जब यूएसएसआर ख़त्म हुआ 1991 के बाद, देश मानता था कि लोकतंत्र आएगा, परिवर्तन आएंगे, विकास आएगा, रिफॉर्म आएंगे, लेकिन अमूमन उन मुल्कों में जिन मुल्कों से यूएसएसआर गया है, चाहे वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, हुआ ये है कि अथॉरिटेरियनिज़म आया है। पहले शुरुआत के समय में हुआ ये है कि सोशल सपोर्ट नेटवर्क चले जाने की वजह से, क्योंकि सोशलिस्ट रिजिम के अंदर सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज मिला करती थी, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हाउसिंग हो, सब्सिडीज़ हो, ये मिला करती थी। वो जब अचानक से छिन गई तो लोगों की जीवन स्तर भी गिरा। तो शुरुआत में तो लिविंग स्टैंडर्ड भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, इन्वेस्टमेंट्स चली गई। ऐसी सारी कहानियाँ तुर्कमेनिस्तान में भी मिलती हैं। ओके, तो तुर्कमेनिस्तान लगभग 50% जनसंख्या बेरोज़गार, 50% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे, दुनिया में चौथे बड़े स्तर के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। लेकिन चाहिए कोई इन्वेस्टर चाहिए जो उन रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करे, टेक्नोलॉजी लेकर के आए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आए, और उन रिजर्व्स को पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाए और उससे वेल्थ गेन की जाए। जो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो भी रहे हैं वो वेल्थ कंसंट्रेट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। आई बात समझ में? जब एमएनसीज किसी कंट्री में रिसोर्सेज को लेकर के कॉम्पीट करती हैं और उस कंट्री में एक साउंड सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स ना एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसमें जनता की आवाज़ रिफ्लेक्ट होने के प्रबंध ना हो, जिसमें सरकार खुद को पेश ना करे जनता के सामने कि आओ हमें स्क्रूटनाइज़ करो, जिसमें सरकार स्क्रूटिनी के लिए तैयार ना हो, यानी कि
सरकार राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ों का अधिकार ना दे, सरकार ट्रांसपेरेंसी के लिए रेडी ना हो, अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी ना हो, वहाँ पर फिर इस तरह के वीक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी में एमएनसीज़ के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो उन पर्सनैलिटीज़ के क्लोज़ हों जिनका कल्ट डेवलप हो चुका है, या उन पर्सनैलिटीज़ के जो कॉन्फिडेंट लोग हैं, जो उनके क्लोज़ ज़्यादा रहते हैं, भाई बंधु लोग, उनको सेटिस्फाई करो, उनको खुश करो, उनको संतुष्ट करो, उनको अच्छे ट्रैवल पैकेजेस दो, उनका आनंद प्रमोद सब करो, ताकि वो जल्द से जल्द उस पर्सनैलिटी कल्ट के पास आपकी अर्जी लगा दे और आपका प्रोजेक्ट, आपका टेंडर सैंक्शन हो जाए। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ करप्शन देखने को मिलता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। एक करप्शन है और इसी करप्शन ने पॉलिटिकल विल को वीक कर रखा है, क्योंकि जब करप्शन होगी, आप किसी कंपनी के प्रमोटर के हाथों बिके हुए हैं और आपको पता है कि उसे कोई भी प्रोजेक्ट या टेंडर देने के लिए आपको लार्जर मासेस से अप्रूव्ड किसी इंस्टीट्यूशन में वो प्रोजेक्ट रखना नहीं है। भारत में तो अगर ऐसा होगा तो वो चीज़ आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की ऑडिट के वाया निकलेगी वो, और कैग की ऑडिट रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट के वाया संसद में पेश होती है। और कैग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फ्रेंड फिलोसफर गाइड भी होता है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सत्ता पक्ष के साथ साथ, रूलिंग गवर्नमेंट के साथ साथ सारे विरोधी पक्ष के लोग भी होते हैं। तो हमारे तो देश में एक पूरा बड़ा प्रबंध है जिसके तहत सरकार के हर काम, हर पैसा, हर बजट, हर नीति के लिए सरकार को जनता के सामने आना ही पड़ता है, जनता से अनुमति लेनी ही पड़ती है। इवन सरकार को अपने बने रहने के लिए भी 5-5 साल बाद चुनाव की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन अब जहाँ पर आपने पर्सनैलिटी कल्ट नर्चर कर दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस अंडरमाइन हो गई हैं, तो वहाँ पर फिर जो कंपनी है वो किसे प्लीज़ करेगी? उसे इस बात का भय ही नहीं है कि मेरी पॉलिसी में अगर कोई कमियाँ हुई तो यहाँ की संसद मुझे पास नहीं होने देगी, तो मुझे अपनी पॉलिसी को बेटर करना है। उसको ऑलवेज़ ये होगा कि किसी मैनर में, बाय हुक और बाय क्रुक, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सरकार के अंदर, जिनका दबाव है, प्रभाव है राष्ट्रपति के ऊपर, सीधा उन्हें अपने आगोश में लो, उन्हें कंफर्टेबल बनाओ, उन्हें सेटिस्फाई करो, उसके लिए जो उन्हें पैसा फेंको, जो भी वो मांगते हैं, जो भी लग्जरी लेजर वो मांगते हैं वो दे दो और प्रोजेक्ट ले लो। फिर इस तरह से करप्शन जब आप फैला देते हैं नेताओं के बीच, तो कल को जब आप उनके वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, उनकी सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, एनवायरनमेंट को आप लॉस पहुंचाते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लॉस पहुंचाते हैं, कर्मचारियों को अधिकार नहीं दे रहे होते हैं, उन्हें बेहतर सैलरी, बेहतर वेजेस नहीं दे रहे होते हैं, इसके खिलाफ अपने जनमानस, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तो नेता ही खड़े होंगे, पर नेता तो आपने पहले से ही कमज़ोर कर दिए हैं, वो तो बिक चुके हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल विल पावर वीक होती है, इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमज़ोर होना कहते हैं। और जब राजनीतिक इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाए, पॉलिटिकल विल पावर कोई है ही नहीं, वो नेशन के फेवर में, स्टेट को स्ट्रेंथन करने के फेवर में, जनता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तो सक्षम है ही नहीं, तो फिर इस तरह के समाज में जनता के पास अवसर यही रह जाते हैं कि वो अपने सुरक्षा स्वयं करे, वो अपनी रक्षण के लिए स्वयं आगे आए, वो अपने प्रबंध खुद बनाए। तो फिर सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव ना होते हुए वापस से सब्सिस्टेंस की तरफ ही जाती नज़र आती है। लोग वैसी ही खेतीबाड़ी करते हैं जिनसे कि वो ये इंश्योर कर पाएँ कि उनका सर्वाइवल और फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो रहा है। जीवन शैली वैसी हो जाती है। और अधिकतर जो यूथ अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं वो इन मुल्कों से निकल करके फ़ॉरेन की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। तो माइग्रेशन वहाँ पर बहुत ही कंपेल्ड होती है, कंपेल्ड माइग्रेशन होती है, और फिर उनके द्वारा भेजे गए रेमिटेंसेस ही उनके परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए योगदान देते हैं, बस और कुछ नहीं। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में रेमिटेंसेस की एक बड़ी भूमिका है। यूथ के पास जब वहाँ कोई अवसर है नहीं लेकिन वो अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं तो वो फिर दुनिया भर में माइग्रेट करते हैं। ख़ासतौर वही मुल्क चुने जाते हैं जहाँ पर अच्छी खासी कमाई है। ओके, जैसे कि अमेरिका होता है, यूके होता है, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों में माइग्रेट कर लिया जाता है और फिर रेमिटेंसेस उनके परिवार के लाइफ के बेटर करने के लिए एक ऑप्शन हो जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो ये सुबरमूरत नियाज़ोव से हमने ये समझा कि पर्सनैलिटी कल्ट का जिक्र अगर ऑथर ने बुक में किया है तो हम उससे क्या सीखें। हम उससे ये सीखें कि पर्सनैलिटी कल्ट लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, पर्सनैलिटी कल्ट इंस्टीट्यूशंस को वीक करता है, पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स में करप्शन इंड्यूस करता है, प्रोजेक्ट्स मेरिट के बेस पे एलोकेट नहीं होते,
नीतियाँ सबको ध्यान में रख के बने ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जो भी आपका विरोध करता है आप उसे राष्ट्र विरोधी बता करके दबा देते हैं, क्योंकि फिर आप कंट्री हो जाते हैं, कंट्री आप हो जाते हैं, आप दोनों एक ही हो जाते हैं। आपका विरोध आप प्रोजेक्ट करते हैं राष्ट्र का विरोध है, राज्य का विरोध है, तो असल में वो राष्ट्र का या राज्य का विरोध नहीं है। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्र के हक में हूँ। इसी नाते ये मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मैं उस व्यक्ति का क्रिटिकल असेसमेंट करूं जिसके हाथों में इस समय में राष्ट्र की बागडोर दे रखी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास सपोज़ कीजिए कि कोई घोड़ा है और मैंने पूरे 2 दिन के लिए वो किसी को दे रखा है, ऐसे में उसने घोड़े को अच्छे से अनाज नहीं दिया, अच्छे से चारा नहीं दिया, इलाज नहीं कराया, चोट कर दिया, ऐसे में ये मेरा अधिकार बनता है कि जिसको मैंने वो शक्तिशाली घोड़ा दिया था मैं उस व्यक्ति का क्रिटिसिज्म करूं। उसका क्रिटिसिज्म करना घोड़े का क्रिटिसिज्म करना नहीं है, क्योंकि हमने उसके हाथों में ये कमान सौंपी थी घोड़े की, और जब हमने ये लगाम सौंपी थी तो हमारा अधिकार भी बनता है कि हम उससे पूछें कि घोड़ा और बग्गी तूने कैसे चलाए, कैसे संभाले। और अगर उसने हमें घोड़ा जख्मी और खस्ता हालत में दिया है तो हम पहले तो आगे आने वाले व्यक्ति को इस बात के लिए चेतन करें कि पिछले ने ऐसा किया था, तुम ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्रिटिकल असेसमेंट तो करना पड़ेगा ना, हमें क्रिटिसिज्म तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन यदि दुनिया के सामने ये बता दिया जाए कि वो जो पूजनीय घोड़ा है, जो समाज की शक्ति का प्रतीक है, मैं जब उस घोड़े की लगाम खींचने वाले का क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ लेकिन वो ऐसा समाज के सामने प्रोजेक्ट कर दे कि मैं उस घोड़े का क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, इससे समाज मेरे ही विरोध में हो जाएगा। तो पर्सनैलिटी कल्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कई बारी कि नेशन और उस व्यक्ति को एक कर दिया जाता है। इससे फिर आप उसका क्रिटिसिज्म करने का अधिकार खो बैठते हैं। इससे फिर नेचुरली जब क्रिटिसिज्म करने का अधिकार खो दिया तो क्रिटिसिज्म करने के लिए आपको चाहिए क्या? एक वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी होनी चाहिए। तो फिर आप जानकारी मांगने के अधिकार भी खो देंगे। अब न जानकारियाँ मांगने के अधिकार है, न क्रिटिसाइज़ करने के अधिकार हैं। तो फिर जो अत्याचार सरकारी तंत्र के द्वारा होगा उसके विरोध में आवाज़ उठाएगा कौन? और जब विरोध में आवाज़ें उठाने के अवसर ख़त्म होने लग जाएं तो फिर रह क्या गया समाज के अंदर? सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रह जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपीजमेंट। फिर सभी लोग अपनी रक्षा के लिए उस व्यक्ति को अपीज़ करना चाहेंगे जिसके पास इस समय सर्वोच्च शक्ति है, और इस तरह से पर्सनैलिटी कल्ट फिर पेरेनियली नर्चर्ड होने लग जाता है। आप सब उसके स्वामी भक्त बन जाते हैं। आप राष्ट्र के भक्त ना होकर के उस व्यक्ति के भक्त बनने लगते हैं। आप राष्ट्र की संस्थाओं को मजबूत करने के बजाय उस व्यक्ति को मजबूती देने लगते हैं। आप राष्ट्र में संविधान के अंदर दिए हुए प्रावधानों को मजबूत करने, उनके लिए लड़ने, उन्हें जीवित रखने के बजाय उस व्यक्ति से लाभ प्राप्त करने हेतु उस व्यक्ति को डिफेंड करने, उस व्यक्ति को मजबूत करने और उस व्यक्ति की विचारों, सोच को जनता में स्थापित करने में लग जाते हैं। इस तरह से वो व्यक्ति और उसके द्वारा खड़े किए गए संस्थाएं मजबूत होती जाती हैं, और हज़ारों वर्षों की मेहनत से प्राप्त की गई सांस्कृतिक शक्ति, हज़ारों वर्षों की मेहनत से आया हुआ सौहार्द, सहिष्णुता, और हज़ारों वर्षों की मेहनत से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो राष्ट्र और संविधान बनाया होता है, आप उसका गला घोंट देते हैं। इसलिए पर्सनैलिटी कल्ट घातक होता है। तुर्कमेनबाशी के जीवन से हमने यही सीखा, जिसे सुपरमुरत नियाज़ोव कह के पुकारा गया है। तो ये एक दौर था, 2006 तक ये लंबा चला है। ओके, अब तो कोई डाउट नहीं, अब तो बात समझ में आ गई कैसे फर्राटेदार बातें निकलती हैं। नोटिस किया? एकदम सटीक, एकदम मज़ेदार। और अब इसे सुन के बच्चे क्या कहेंगे? इसे लिखने बैठेंगे, फिर रटेंगे और फिर कहेंगे सर रिवीजन कब करना है, सर इसको सुनाएं कैसे। जब सब दिमाग में ऑर्गेनिकली बैठा है, जब पता है इंस्टीट्यूशन क्या होती हैं, जब ये वर्ड क्लियर हैं कि प्रोसीजर, प्रिंसिपल, प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन, जनता, रिजल्ट पब्लिक इंटरेस्ट में आना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, हार्मोनियस होना चाहिए, जब पता है कि संस्थाओं का काम इंश्योर, सेफगार्ड, इम्प्लीमेंट, फॉर्मुलेट करना है, मतलब अब इसे मैं कितना रट के आऊँ बताओ? फिर तो मैं भूल जाऊँगा कि इंश्योर, सेफगार्ड और फॉर्मुलेट के बीच में क्या था, इम्प्लीमेंट। लेक्चर तो वहीं स्टक कर जाएगा। यू मस्ट बी ऑर्गेनिक। ओके, चीज़ें ज़रा ऑर्गेनिक होनी चाहिए।
उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जैसे घर में जब खाना बन रहा होता है तो ऐसे हाथ डाल के नमक ऐसे डाल देते हैं कढ़ाई में। कॉन्फिडेंस लेवल देखना कभी उनका। और उनकी बेइज्जती हो जाती है अगर उन्होंने क्या है ना चख लो ज़रा, ज़्यादा डर गया, कहते सैड हो, पूरा नमक है, हाथ उंगलियां टिकी हुई हैं नमक पे, पता है कितना पकड़ कितना झोंकना है। लेकिन वहीं नया नया आदमी ऐसे ऐसे करके चम्मच ऐसे ऐसे करके डालेगा। डालो, अच्छी बात है, तुम भी एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन वो बंदा इनविंसिबल है जिसने ऐसे पकड़ के ऐसे फेंका। ओके, ये कहानी है। शुरू में अभ्यास तो करना चाहिए, मैं तो उसका समर्थक हूँ। तो ये कहानी थी तुर्कमेनिस्तान की। और कितना रटते जाएं बैठ के, और कितना पढ़ लें, पेपर यू तुर्कमेनिस्तान का थोड़ा ना देना है, उसका पेपर देना है। चलो फिर आगे चलें, अब पढ़ते हैं किर्गिस्तान। देखो किर्गिस्तान का जो झंडा है उसमें बने हैं सूरज देव, सूर्य, और सूर्य की निकल रही हैं उसमें 40 किरणें। ये बाइक वाले आजकल घूम रहे हैं ना थोड़े दिनों से, इतने बजे इनके लड़ रहे हैं। तो पेचे वो लोग गलत ही सोचते हो ऑलवेज यार, एवरी टाइम नेगेटिव थिंकिंग। पर सोचा तो ये भी अच्छी बात है, मैंने मौका सोचने को ही दिया था। ओके, सोच के कोई खुश हो जाए तो मैं और क्या ही दूं। तो फिर फिर आ गया भंवरे जैसी, पंजाबी में इसके लिए शब्द गिनना अच्छा है, भूंड वर्गियां वजह। कई चीज़ें किसी एक लैंग्वेज में ही बोल के मजा आता है। वैसे कहते हैं कि भौरे वर्गियां वजह, भूंड वर्गी आवाज, कितना सुंदर लगा सुनने में, है कि नहीं। जैसे पंजाबी में कहते हैं भूंड होए, यही अगर किसी को छेड़ना हो गया वो भौरिया, अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ भाषाओं ने कुछ जो शब्द दिए हैं वो भी धरोहर है, हेरिटेज से कम नहीं है वो चीज़ें। इसी तरह से समाज में, सभ्यताओं में कुछ कुछ ऐसे अब्यूसिव वर्ड भी होते हैं जिन्हें आप मत कभी प्रयोग करना, क्योंकि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जितने पायस हो आप लोग। ओके, तो मानस द लीजेंडरी हीरो ऑफ किर्गिस्तान, उसके 40 डिसेंडेंटों की 40 ट्राइब्स की वो 40 किरणें सूरज की, ये किर्गिस्तान का झंडा है। आई बात समझ में? मानस और 40 जनजातियां। क्लियर? आओ दिखाऊं तुम्हें, फिर कहोगे पता नहीं कौन सी कहानी सुना दी हमें बैठा के मानस की। ये तो सत्य है, मानस की जात सभी एक पहचानो। ये किर्गिस्तान का झंडा देखो, सूरज है बेटा रुबिंदर, वो नहीं है झंडा, इधर है झंडा। ये देखो 40 किरणें, गिनना चाहती हो? तो मानस एक लेजेंडरी हीरो हैं किर्गिस्तान के जीवन के, ऐसा बताया जाता है। मैं मानस की भी आपको इमेज दिखा दूं। ऐसा बताया जाता है कि 10th सेंचुरी के अराउंड जो मानस थे उन्होंने अपने विरोधियों से लड़ करके किर्गिस्तान के रीजन में अलग अलग ट्राइब्स जो आपस में लड़ रही थीं उन सबको एकजुट किया। तो किर्गिज़ ट्राइब्स को एकजुट करने में मानस की भूमिका है, ऐसा कहा जाता है। ये आप जब किर्गिस्तान जाएंगे तो आपको मानस का ये स्टैच्यू देखने को मिलेगा। ओके, दिस इज स्टैच्यू ऑफ द मानस, द लेजेंडरी मानस। इनके नाम पर एक एपिक है, द एपिक ऑफ मानस। पूरी दुनिया में वो एक ऐसा एपिक है जिसमें किसी एक व्यक्ति को लेकर के सबसे ज़्यादा वर्सेस हैं, यानी कि मानस को लेकर के। ओके, और ये एपिक ऑफ मानस, तो ये देखिए, एपिक एप्रिसिएशन द लेजेंड ऑफ मानस, तो ही इज मानस। किर्गिज लोगों के आपस में जुड़ने के पीछे जो स्टोरी है वो मानस की स्टोरी है। देखिए, आज एक बात याद रखिएगा, स्टोरीज कल्चर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होती है। संस्कृति के निर्माण के लिए कहानियाँ ज़रूरी हैं। कैसे? वो कहानी याद है जिसने दुनिया भर में बिखरे हुए यहूदियों को इतने वर्षों तक जोड़े रखा? कौन सी कहानियाँ थी? उनके मंदिर से जुड़ी कहानी, याकूब से जुड़ी कहानी,
उनकी कहानी कि कैसे उनका इजिप्ट से एक्सोडस हुआ था। तो इजरायली लोगों को आपस में जो चीज़ जोड़े रखी, इसी चीज़ ने इजरायलियों को एक नेशनल ग्रुप होने की आइडेंटिटी दी, जबकि उनके पास नेशन नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी, कोई स्टेट नहीं था। हज़ारों वर्षों तक कोई इजरायली स्टेट ना होने के बावजूद भी इजरायली एज अ नेशनल्स पूरी दुनिया में घूमते फिरते रहे, क्योंकि वो अपने भीतर कुछ कॉमन शेयर कर रहे थे। और वो कॉमन शेयरिंग क्या थी? उन्हें लगता था कि उनका कल्चर कॉमन है। और उसमें क्या कॉमन था कल्चर में? उन्हें लगता था कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पलायन की कहानियाँ, हमारी सफरिंग्स कॉमन है, माने हमारा इतिहास कॉमन है। और इतने वर्षों तक वो इतिहास एक ओरल कहानी के रूप में ही जिंदा रहा। कहानियाँ संस्कृति गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। स्टोरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये जो एपिक ऑफ मानस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर का पार्ट है किर्गिस्तान का। क्लियर हुई कहानी? अब ये जो किर्गिज लोग हैं यहाँ पर, ये बताया जाता है कि यहाँ की अलग अलग ट्राइब यूनिफाई हुई और एक नेशन के रूप में ये एग्जिस्टेंस में आए। आज के समय में अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ के कल्चरल एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक व्यक्ति मिलेगा आपको अलग अलग जगहों पे, उसके साथ 2 से 3 लोग होंगे कई तरह के स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और वो आपको मुंह जबानी ओरली पूरा याद किए हुए मानस के लेजेंड सुनाएंगे। इन व्यक्तियों को कहते हैं मानसची। मानसची। इस तरह से लोगों को हमेशा याद रहता है, किर्गिस्तान के लोगों को, कि हम कहाँ से आए, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे और हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं। वो मानसची कैसे दिखते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इसे हम कहते हैं द बार्डिक ट्रेडिशन, द बार्ड्स। बार्ड वो जो एक तरह के पोएट ही हैं, ये भी ज़्यादातर ये वंशावलियाँ गिनाते हैं, जीनेलॉजीज़ सुनाते हैं, एपिक्स से लेकर के स्टोरी सुनाते हैं, वेलोरस कहानियाँ, युद्ध कौशल से जुड़ी हुई कहानियाँ बताते हैं। ऐसे बार्डिक ट्रेडिशंस राजस्थान में बहुत फेमस हैं। इवन राजस्थान में कई राजघरानों ने अपने बार्ड पाले होते हैं जो उनकी वंशावलियाँ सुनाएं पूरी। आप अक्सर जाएंगे राजस्थान में तो आप देखेंगे तो राणा परिवार से जुड़ी, महाराणा प्रताप से जुड़ी कहानियाँ गा करके कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। आप जानेंगे, है कि नहीं, जिसमें से ये चीज़ें निकल करके आती हैं कि जो तू भी है राणा का वंशज तो भेक जहाँ तक भाला जाए। आप जानते हैं, उनका शौर्य पहचानते हैं। तो इसी तरह का ट्रेडिशन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है और उसके लिए ये मानसची इम्पॉर्टेंट हैं। ये यहाँ के कल्चर का महत्वपूर्ण पार्ट है। ये देखिए ऐसे लगते हैं ये मानसची। ओके, ओके, डन हो गया, आ गया। किर्गिस्तान की जो खासियत है वो ये कि वो सेंट्रल एशिया के ईस्टर्न साइड पे आ रहा है अब। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, अच्छी बात है फिर तो सेंट्रल एशिया के ईस्टर्न छोर पर है। और सेंट्रल एशिया के ईस्टर्न छोर पर जो मुल्क हैं वो ऊंची पहाड़ियों से भरे हुए हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से भरे मुल्क, बहुत ऊंची पहाड़ियाँ, 24,000 फीट 25,000 फीट तक ऊंची पहाड़ियाँ। और ऐसे में किर्गिस्तान से जुड़े बड़े महत्वपूर्ण पर्वत, तेनशान के पर्वत। कौन से पर्वत? तेनशान के पर्वत। 80% किर्गिस्तान कर्णवीर देख रहा है यार, ये बंदा एक्टिंग कितनी करता है। तेनशान के पर्वत अगर ये ना करें तो कैसे कहूँ। तेनशान के पर्वतों से भरा हुआ है किर्गिस्तान, और जो है आप कहेंगे भाई पैसा भी ले लिया, मज़ा भी नहीं आया, इतने में तो दूध पी लेते, ताकत तो आती फौरन जा कर के सफाइयाँ तो अच्छे से कर लेते पैसा भी ले लिया, ज्ञान भी नहीं दे रहा।